वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव वेव ऑप्टिक्स की एक और धमाकेदार क्लास में गजब के विजुअल इफेक्ट के साथ में, क्योंकि आज कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम इसी लेवल पे डील करने वाले हैं। ये वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 4 है। हर एक पार्ट में टॉप लेवल के आपके कॉन्सेप्ट विजुअल इफेक्ट के साथ क्लियर करवाने का प्रयास किया है। यानी आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। जो भी कॉन्सेप्ट है उसको विजुअल इफेक्ट के साथ में क्लियर करने का प्रयास किया है। क्वेश्चंस भी डाले हैं। हर एक टॉपिक को जिसको आपने आज तक रटा होगा उसको फील करेंगे हम आज की क्लास में गजब के विजुअल इफेक्ट के साथ में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है, एक बार हाउस द जोश, रिप्लाई और लाइक बटन विद इन नैनो सेकेंड। एक बार लाइक बटन पे रिप्लाई कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जय हिंद फटाफट से स्पैम कर दें। मैं क्लास का इंट्रोडक्शन आपको देता हूं और फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। गजब के कॉन्सेप्ट होंगे फुल जोश के साथ में। एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये देखिए आपका यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का जो टॉपिक आपका चल रहा है, उसी वेव ऑप्टिक्स के टॉपिक में ये लेक्चर नंबर आपका टोटल जो सिलेक्शन बैच है उसका 94 है। और ये हमारा क्लास का टाइम है। और ये ऑप्टिक्स का पार्ट 4, पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आपने मिस कर दिया है तो वो पार्ट आपको ऑलरेडी यहाँ पे हमने करवा दिया है। इस क्लास के बाद में उसको भी अच्छे से क्लियर कर लेना। ये हमारी टीम आरएसआर जो लगातार आपका जो मिशन है, टीम आरएसआर का सपना हर घर से वो वॉरियर अपना, उसके लिए लगी हुई है। हर घर से वॉरियर निकलना है, हर घर से एक वॉरियर बनना है और उसके लिए हम आपके साथ में खड़े हैं। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं और अगर किसी बच्चे को कोई रीजन चाहिए कि हम अनअकैडमी पे क्यों आपको फॉलो करें, हमें प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, तो आप फ्री क्लासेज भी मेरी एक होती है वहां पे सुबह 8 बजे, डेली सुबह 8 बजे मेरी फ्री क्लास होती है। और वो क्लास इवन प्लस स्टूडेंट होते हैं वो भी वो क्लास करते हैं, तो बाकी स्टूडेंट के लिए कितना ही उसका इंपॉर्टेंस होगा वो आप खुद समझ रहे होंगे। टॉप 3000, ठीक है, ये डेली टॉप 3000 क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है। इसके 15 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 15 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये प्रोफाइल देखिए मेरा, इस पे फॉलो करिए। आपको उस प्रोफाइल को, मतलब जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे और मुझे फॉलो करोगे तो उससे पहले एक कोड भी मांगेगा आपका। आजकल स्पेशल क्लास में भी आपको कोड अप्लाई करना पड़ता है और वो आप कोड अप्लाई कर सकते हैं। हमारा ये जो कोड आपको नजर आ रहा है आरएसआर लाइव, स्पेशल क्लास ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वहां पे आपको ये कोड अप्लाई करोगे तो मेरा प्रोफाइल वहां पे आपका खुल जाएगा आरएसआर लाइव का। ये कोड आप स्पेशल क्लास में भी अप्लाई होने लग गया है। वहां पे कोई चार्ज नहीं, कोई फीस नहीं है। प्लस में जो बच्चा जाता है उसके लिए भी कोड अप्लाई करना पड़ता है और स्पेशल के लिए भी कोड अप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई बच्चा प्लस पे पढ़ना चाहता है तो ये कैटेगरी सिलेक्ट करें, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करिए। उसके बाद में 1 मंथ या 3 मंथ के लिए नहीं, मैं चाहूंगा या तो 6 मंथ या 12 मंथ, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आप कम से कम 2 से 3 बार कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस रिवाइज कर सकें पूरी ड्यूरेशन में। उसके बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं आरएसआर लाइव। 10% आपका डिस्काउंट होगा। यहाँ पे स्पेशल में कोई प्राइस नहीं है, आप सोचो कि वहां पे डिस्काउंट किसका, केवल कोड अप्लाई करना होता है उधर। ठीक है, उसके बाद में अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 24,000 बच्चे ऑलरेडी टेलीग्राम पे ज्वाइन है। टीम आरएसआर, आप ये टेलीग्राम भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत तगड़े लेवल पे धमाकेदार होने वाली है। गजब के विजुअल इफेक्ट है और गजब के कॉन्सेप्ट है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट को फील करना है। आज तक उस टॉपिक से बच्चे डरते आए, वेव ऑप्टिक्स से। अभी जब एयरफोर्स का एग्जाम हुआ था तो बच्चे कह रहे थे सर वेव ऑप्टिक्स करवा दो, रे ऑप्टिक्स करवा दो, एसी करवा दो, मैग्नेटिज्म करवा दो। पता नहीं इन चैप्टर से बच्चे कितना डरते हैं। अब सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स का भूत भगाएंगे। तो उसी सीरीज में हमने वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट किया है, उसका पार्ट 4 है। और वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका डॉपलर इफेक्ट है। मतलब डॉपलर इफेक्ट को, और वो भी किसके लिए बेटा, लाइट के लिए। बेटा ये डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए भी आता है, जो मैंने आपको 11th क्लास के वेव मोशन वाले टॉपिक में पढ़ाया है। जो तरंग गति का चैप्टर है, जो साउंड वाला टॉपिक है, उसमें मैंने डॉपलर इफेक्ट दिया है, बट वो साउंड के लिए था और ये लाइट के लिए। एक्चुअल में आप मुझे बताइए, अगर मैं ये कहूं कि ये जो बंदा है, आप इसको एक बार मैं एक इमेज आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूं, मैं एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डालना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, थोड़े से फील करना, फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा।
हमेशा हमेशा के लिए एक इमेज तुम्हारे दिमाग में छाप देना चाहता हूं। ये कोई आंख है भाई साहब, और आंख इतनी खतरनाक है, वो कहते हैं ना आंख निकाल रहा है, वो नहीं कहते आंख दिखा रहा है, दिखा नहीं रहा है, आंख निकाल रहा है, आंखें निकाल लूंगा, है ना। तो आंख निकालना, आंखें निकालना, ये आंख निकल के सामने आ रही है, मतलब ये इस रोशनी को देख रही है। और रोशनी कहां पे है, ये आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा होगा। ये ब्लैक डॉट लगातार जैसे ये फैल रहा है और दूर की तरफ जाते जा रहा है, उधर जा रहा है, ये इस तरफ मोशन कर रहा है, कुछ फील हो रहा है ना, ये दूर जा रहा है। ये आंख इसको इधर से देख रहा है, ये जो रोशनी, ये डॉट वाला रोशनी है, ये इससे दूर जा रहा है। जैसे ये रोशनी इस आंख से दूर जाएगा, उसको लगेगा कि ये रोशनी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्या एक्चुअल में ये रोशनी कम होती है? आगे दूसरा सवाल, इसको फील करना। इधर है एक बंदा, इधर खड़ा है, और उसका कोई दूसरा दोस्त है, वो इधर खड़ा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, आप फील करना। इसको मैं स्टार्ट करूं यहां पे, जब ये रोशनी यहां पे थी, अब ये कोई लाइट सोर्स है, मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, कोई गाड़ी है, ये गाड़ी इधर से स्टार्ट होके इसकी तरफ बढ़ रही है। जब ये लाइट इस बंदे से दूर जा रही है, तो इसको क्या लगेगा, बोला यार ये रोशनी कम होती हुई जा रही है। क्या एक्चुअल में उस गाड़ी की लाइट कम होगी क्या? नहीं। लेकिन इसको क्या फील हो रहा है, ये लाइट उससे दूर जा रही है, इसको लगता है कि रोशनी कम हो रही है। और इधर देखिए, इसके दोस्त को पूछो आप, ये लाइट इस दोस्त के पास में आ रही है, और जैसे इसके पास में जा रही है, इसको क्या लगेगा कि ये रोशनी लगातार क्या कर रही है, ये लाइट लगातार इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। लेकिन आप इसको गौर से देखो, आप इसको गौर से देखो, क्या ये लाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है? इसके लिए ये लाइट इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये लाइट सोर्स पास में आ रहा है। इसके लिए ये लाइट डिक्रीज कर रही है। क्या वास्तव में, क्या रियल में ऐसा हो रहा है? लाइट इंक्रीज या डिक्रीज लाइट सोर्स की हो रही है? नहीं। यही है आपका डॉपलर इफेक्ट लाइट का। एक्चुअल में लाइट ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, यह केवल एक आभासी भ्रम है, हमारा आभास होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इससे दूर जा रहा है लाइट सोर्स, इसको लगेगा कि इंटेंसिटी लाइट का डिक्रीज कर रहा है। इसके पास में आ रहा है, इसको लगेगा कि इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। यही इसकी फ्रीक्वेंसी में आभासी परिवर्तन होता है। एक्चुअल में परिवर्तन नहीं है, ये आभासी है। और इसी आभासी परिवर्तन को लाइट का क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। मैंने अब तक केवल डॉपलर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया है, मैंने आगे कोई बात नहीं किया है। मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको दिल दिमाग में उतारने का प्रयास किया है। सेम चीज इधर है, ये लाइट सोर्स लगातार उससे दूर जा रहा है, इसके लिए इसका इंटेंसिटी डिक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये विजुअल इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट के लिए बेस्ट एग्जांपल है। इससे बेस्ट विजुअल इफेक्ट आपका नहीं हो सकता, ये पॉइंट क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब एक बार मैं थ्योरी पे लेके जाऊंगा, फिर वापस लेके आऊंगा। जरा मेरी बात को ध्यान देना, मैं क्या बताने वाला हूं। डॉपलर इफेक्ट है प्रकाश स्रोत यानी लाइट सोर्स। ये क्या है बच्चा? ये लाइट सोर्स है। ये क्या है? ऑब्जर्वर। ये क्या है? ऑब्जर्वर। यानी ये इधर से देख रहा है इसको, लाइट को, ये इधर से देख रहा है। क्या बोला? लाइट सोर्स और जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका जिसको लाइट को देखने वाला है, प्रेक्षक है, वो, उनके बीच में आपेक्षिक गति, भाई रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्या? ये लाइट सोर्स इससे दूर जा रहा है। हाँ, एक कंडीशन और बता दूं, ये लाइट सोर्स स्टेबल हो, ये बंदा उसके पास जाए, ये उससे दूर चला जाए, मतलब कंडीशन एक ही है, लाइट सोर्स और जो आपका ऑब्जर्वर है उनके बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए, यानी उनके बीच में कोई ना कोई गति होनी चाहिए, चाहे वो लाइट सोर्स का हो चाहे वो ऑब्जर्वर का हो। चलिए जी आगे बात करते हैं। अपेक्षिक गति के कारण, उस मोशन के कारण लाइट की फ्रीक्वेंसी, नोट करना मेरी बात, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में क्या एक्चुअल में परिवर्तन होता है? यस और नो? नहीं। ये जो एपियंट चेंज हो रहा है, जो आभासी परिवर्तन हो रहा है फ्रीक्वेंसी में या वेवलेंथ में,
इसी फिनोमेनन को, इसी घटना को प्रकाश का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो एफिएंट इफेक्ट है, प्रभाव है, जो चेंज है, आभासी परिवर्तन है, इसी परिवर्तन का नाम है डॉपलर इफेक्ट है। वास्तव में एक्चुअल अगर अपन बात करें तो लाइट सोर्स जो गाड़ी की है वो कम ज्यादा नहीं हो रही है, वो दूर जाने पे कम लगेगा, पास आने पे बढ़ता हुआ लगेगा, और इसी को लाइट का डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं। डॉपलर प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं या डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो मैंने इसका डेफिनेशन और इसका विजुअल इफेक्ट क्लियर कर दिया है। एक बार कमेंट सेशन में सारे बच्चे एक बार जय हिंद लिख दीजिए। इसके लिए पहला जो इफेक्ट मैंने दिया है और जो डेफिनेशन आपको दिया है उसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि अब हम इसके यूजेज देखेंगे, अब हम इसके उपयोग देखेंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। अब देखिए हम इसके उपयोग देखेंगे, यूजेज देखेंगे, और उनमें वन बाय वन स्टेप टू स्टेप पढ़ना, क्योंकि यूजेज आपको पूछेगा नहीं, यूजेज आपको ऑप्शन में मिलेगा और पूछ लेगा कि कौन सा यूज है वो डॉपलर इफेक्ट के लिए है। तो आप इनको, वो कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर से एक बार इसके जो यूजेज है उनको पढ़ लो, बात खत्म, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दिखेगा टिक लगा देंगे, बात खत्म। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए मेरे पॉइंट पे। पहला पॉइंट क्या है? गतिमान पिंडों की, जैसे हवाई जहाज है, पनडुब्बी है। हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, पनडुब्बी पानी में चल रहा है, जिसमें राडार का सिस्टम है, सोनार का सिस्टम है, सोनार की चाल ज्ञात करने में, जो राडार सिस्टम है, सोनार सिस्टम है, उनका स्पीड पता करने के लिए, चाहे वो हवाई जहाज हो चाहे वो पनडुब्बी हो, इसके लिए डॉपलर इफेक्ट है यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ये इसका पहला उपयोग हो गया जो हमने यहाँ पे बनाया है। दूसरा उपयोग क्या है? तारों एवं गैलेक्सी की चाल ज्ञात करने में। बेटा अगर अपन बात करें स्टार की या गैलेक्सी जो बन रहा है ब्रह्मांड में, उनके वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट आपका आएगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और एक बात आपने नोटिस किया, मैंने एक दिन पहले भी बोला था, क्या कि जब शुरुआत सभी करते हैं, स्टार्टिंग सब करते हैं, लेकिन एंड केवल सिकंदर करेगा। जो सिकंदर है वही एंड करेगा। देखा आज आपने, अभी 400 बच्चे क्लास में पहुंचे, 550 600 बच्चे लाइव रहते हैं, वो 200 बच्चे, ये पार्ट नंबर 4 है, 5 में देखना, कल 300 दिखेंगे। अगर मैं इसका एक पार्ट और हो गया, 6 हो गए, तो फिर 200 ही दिखेंगे, क्योंकि वो सिकंदर अपनी लाइफ के 200 ही बनना चाहते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर नहीं करोगे तो भैया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस या एग्जाम करने का सपना कहां से आप देख रहे हैं? तो ध्यान दीजिए बच्चा, इनके वेलोसिटी फाइंड करने के लिए तीसरा पॉइंट आपका सूर्य की घूर्णन चाल ज्ञात करने में। सूर्य की घूर्णन चाल ज्ञात करने में। अब कोई बच्चा ऐसा तो नहीं सोच रहा कि सर आपने ये तो बताया ही नहीं है कि राडार में कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, है ना, हवाई जहाज का कैसे निकालेंगे, ये गैलेक्सी जो स्टार है इनकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, है ना, ये सूर्य का जो रोटेशन है उसका स्पीड कैसे निकालेंगे। हम इस पे बहस करके अपना टाइम बर्बाद ना करेंगे। ठीक है, कि हम ये कैसे निकालेंगे, ये मतलब नहीं है हमें, सवाल इनसे नहीं आएगा कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जिस रास्ते जाना नहीं उधर अपना दिमाग लगाना नहीं और अपना दिमाग खराब करना नहीं, बिल्कुल भी 0.1% भी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हो गया सूर्य की चाल ज्ञात करना हो गया। चौथा देखिए स्पेक्ट्रमी लाइन की व्याख्या करने में। अरे स्पेक्ट्रम का नाम सुना है? नहीं सुना? चलो थोड़ा सा फील कराता हूं। आपने स्कूल में पढ़ाई की है? अरे सर वो तो की है। तो आपके जो रोल नंबर होते थे ना क्लास में, आपके सर प्रेजेंट लिया करते थे, रोल नंबर फर्स्ट यस सर, सेकंड यस सर, थर्ड यस सर, ऐसे प्रेजेंट बोलते थे ना, यस और नो? हाँ जी। तो वो जो प्रेजेंट बोलते थे वो अल्फाबेटिकली सेट होता था कि नहीं होता था? तो जैसे आपके रोल नंबर से आपको अरेंज कर दिया, रोल नंबर बोले तो अल्फाबेट के हिसाब से, उसी प्रकार फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का एक ऑर्डर होता है, एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। उस ऑर्डर में अगर उनको अरेंज कर दें लाइंस को, रेखाओं को, तो वह एक उनका स्पेक्ट्रम बन जाता है। जैसे आपके रोल नंबर का स्पेक्ट्रम हो गया, वैसे ही आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रूप में स्पेक्ट्रमी लाइन का स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी आपका डॉपलर इफेक्ट यूज में आता है।
उसके बाद में 3 4 5 उपग्रहों का पता लगाने में, ये जो उपग्रह है पाए जा रहे हैं, नए नए उपग्रहों की खोज होती है, इनका पता लगाने में भी डॉपलर प्रभाव का यूज होता है। केवल और केवल आपको ऊपर ऊपर से याद में रखना है बेटा, मेडिकल लाइन में भी होता है, मेडिकल साइंस है उसमें भी इसका यूज हो रहा है, सोनोग्राफी में, ये आपका देखो इकोकार्डियोग्राम, अब पता नहीं है कौन सी टेक्नोलॉजी है मेडिकल साइंस में, हमें नहीं पता, तो हमें इस पे डेप्थ में नहीं जाना है, हमें इसके जो यूजेज उनको पता रखना है, कैसे यूज होता है उससे मतलब नहीं है हमारे को, और ना उसमें अपने को अपना टाइम खराब करना है। अब एक सवाल आपका स्क्रीन पर आ गया, वैसे ये सवाल कल होना चाहिए था क्योंकि कल हमने इसकी महाभारत फोड़ी थी गजब लेवल पे, लेकिन कल हमारे पास टाइम नहीं बचा था लास्ट में, इसलिए मैंने इसको आज इंक्लूड कर दिया है। फटाफट पेपर पेन आपके पास होगा, फटाफट इस सवाल को फोड़ के फेंक दो, सवाल को पढ़ो फटाफट से, और गजब का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर बनने वाला है, टॉप लेवल का। यस क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सी, अरे वाह अच्छा, और सी पे टारगेट कर दिए सभी बच्चों ने, अरे नकल कर रहे हो क्या है, ए पे भी आ रहे हैं कुछ बच्चे सी पे जा रहे हैं, कुछ बच्चे ए पे जा रहे हैं। चलो बेटा देखो मैं आपको बताऊं, सी और ए थोड़ा सा कंफ्यूजन है जो शायद आपको दूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने कल जो फॉर्मूले दिए थे बेटा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था, आज फिर कर रहा हूं, जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, उसको कोई हिलाने वाला नहीं है, उसको कोई डराने वाला नहीं है। कॉन्सेप्ट है, जो डर गया सो घर गया, जो टिक गया वो कुछ सीख गया, वो कुछ कर गया, क्वेश्चन फोड़ के जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है और दो वेव है जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो, आप जरा सवाल को समझें, I1 I2 का रेशियो 4:1 है, उनमें से व्यतिकरण हो तो प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का, मैंने दो फॉर्मूले दिए थे, फिर बता रहा हूं, आप मुझे बताओ अगर I मैक्सिमा की बात करूंगा और अगर I मिनिमा की बात करूंगा तो मैंने कैसे निकाला, I मैक्सिमा और I मिनिमा कैसे निकाला, मतलब I मैक्सिमा निकालने का तरीका था, बच्चा फॉर्मूला ही भूल गया, याद ही नहीं रहा। I मैक्सिमा था √I1 I2 का होल स्क्वायर बटा √I1 माइनस आपका √I2 और इसका होल स्क्वायर। बड़ा अच्छा सवाल है जिसपे अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं, I मैक्सिमा बटा I मिनिमा, एक बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल है। यहां पे देखिए I1 और I2, बेटा 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2, I2 1 का अंडर रूट कितना आएगा 1 का होल स्क्वायर बटा I1 वही बात 4 का अंडर रूट कितना आएगा 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर, बेटा 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1, 9:1, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन सी पे लगा रहे हैं। इस सवाल का जितना मेकअप है भाई, चाइना वाले फेल हो जाएंगे, और एग्जाम में ये मैं नहीं कह रहा, आपका दिल गवाही देगा अगर आपने पीछे 2-3 एग्जाम दिए हैं। मैंने खुद बोला है, इंटेंसिटी का सवाल है वो एम्पलीट्यूड के रिगार्डिंग भी आता है। I मैक्सिमम और I मिनिमम वो होता है आपका A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर और A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आप एम्पलीट्यूड लगा रहे हैं, आंखें बंद कर दी, ओवर कॉन्फिडेंस में जीते जा रहे हैं। क्या एम्पलीट्यूड दिया है क्या मैंने एम्पलीट्यूड दिया है? तो 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 कर रहे हैं, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 कर रहे हैं, 25:9 लगा रहे हैं सर। 10% बच्चों ने राइट आंसर दिया गया, बाकी लपेट दिए गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्सेप्ट को किस लेवल पे आपने तैयार किया है, मर्जी है आपकी। सर कह देना सर नहीं बताया था हमारे को, पेपर में आए तो जो आपने पढ़ाया था वो नहीं आए, अरे सर यूं ही खड़े मिलेंगे, यही तैयार मिलेंगे, हमारी टीम यूं ही आपके लिए खड़ी मिलेगी यहाँ पे बोर्ड के सामने। ठीक है, मेहनत करवाना हमारा काम है, आप नहीं करो भाई घर पे आके डंडा लेके तो नहीं पढ़ा सकते आपको। अगला सवाल, एक बार सवाल पढ़ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और मुझे शर्मिंदा मत करना, 5 या 10 बच्चे कमेंट करके,
अपने आप को शर्म आएगी तुम्हारे को कि एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था वो भी मैं नहीं कर सकता, तो फिर लानत है मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने से। ये सवाल होमवर्क के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ये क्वेश्चन आप कमेंट करेंगे क्लास सेव होने के बाद में। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास खत्म होगी तब सोल्व करना और फिर आंसर देना। अभी कुछ नहीं, मैं अभी आगे चल रहा हूं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अभी मैं आगे चल रहा हूं, अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं। चलो जी, अब देखिए भाई इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि ये बच्चे को इतनी आसानी से समझ नहीं आता है, इससे बड़ा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। समझना मेरी बात। यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन, सॉरी प्रकाश का विवर्तन, यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है। छोटा सा मैं कुछ बच्चों को अपनी बोर्ड की याद दिला दूं, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो। आपने बोर्ड में एक आपके माइनर प्रैक्टिकल था, थोड़ा सा फील कराऊं, अगर आपने किया है तो वहां पे आपने ऐसे ब्लेड वाला कॉन्सेप्ट किया होगा। ऐसे दो ब्लेड लेते हैं, उनको ग्लास पे चिपकाते हैं टुकड़े ब्लेड के, और उनको फिर ब्लैक टेप से ढक देते हैं पूरा, है ना, और इधर बीच में लेजर लाइट डालते हैं और फिर दीवार पे विवर्तन देखते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल किया, लेजर लाइट वाला माइनर प्रैक्टिकल है, बहुत ही कम बच्चों ने किया होगा, क्योंकि पहली बात तो ये माइनर है तो टीचर करवाना नहीं चाहता माइनर में, इस वजह से बच्चे नहीं करते। बहुत ही कम बच्चों को टीचर्स लोग करवाते हैं, ठीक है। मेरे जैसे जो पागल हैं वो पीछे पड़े रहते हैं और बाकी कोई नहीं, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो प्रैक्टिकल है विवर्तन का, वो मैं अभी आपको इधर फील कराऊंगा। देखिए जरा कैसे, मेरी बात को नोट करना, मेरी बात पे नोटिस करना, ध्यान देना। बेटा एक चीज बताइए, अगर मेरे इस रूम में बाय द वे, नोट करना मेरी बात, बाय द वे इन्वर्टर हमारा, लाइट चली जाए, इन्वर्टर हमारा बैठ जाए, लाइट चली जाए, इन्वर्टर हमारा वैसे 3-4 घंटे का बैकअप रहता है, लेकिन फिर भी बाय द वे कोई इश्यू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इन्वर्टर हमें अपना बैकअप नहीं दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अगर लैपटॉप पे पढ़ाना तो पढ़ा सकते, स्मार्ट बोर्ड तो वैसे ही गायब हो जाएगा। मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा चेहरा बच्चों को भूत की तरह ना दिखे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम विंडो के जो पर्दे हैं उनको हटा देंगे, पर्दों को हटा देंगे, गेट को ओपन कर देंगे। क्या होगा जब मैंने पर्दे विंडो से हटाए, जब मैंने गेट को ओपन किया, तो रूम में क्या आई? रोशनी आई। फील करना, प्रैक्टिकली फील करना, रूम में क्या आई? रोशनी आई। आप मुझे बताओ, विंडो को आपने इतना सा खोला, गेट को आपने इतना सा खोला, इतना खोल लिया, फिर पूरे रूम में लाइट कहां से आई? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का आना, प्रकाश का आना और जो उसका किनारा है उससे मुड़ना और पीछे जाके फैल जाना। प्रकाश का आना, तेज किनारों से मुड़ना और फिर पीछे जाके फैल जाना। लाइट विंडो से आई, लाइट गेट से आई, जबकि पूरे रूम में लाइट फैल चुकी है। यही है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे ही कहते हैं, ठीक है, इसे ही कहते हैं आपका प्रकाश का विवर्तन, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। इस विजुअल इफेक्ट को फील करो, मैंने जो बात बताई उसको एक्सप्लेन करो। इधर ये अपना गेट है, ये अपना विंडो है, इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, और ये इसके वो तेज किनारे, ये दीवार जो आपका गेट है उसकी चौखट आ गई है, ये साइड वाले गेट की चौखट आ गई है, और बीच से लाइट आ रही है। ये लाइट इस तेज किनारे से इधर मुड़ गई, इस तेज किनारे से इधर मुड़ गई, ठीक है, यानी इधर लाइट चली गई, इधर लाइट चली गई, और ये लाइट जो इतनी सी दूर से आ रही थी, छोटे से गेट से आ रही थी, ये लाइट अब जाके कहां तक फैल रही है? आप फील कर रहे हैं ये लाइट कहां तक फैल रही है? ये लाइट कहां तक जा रही है, जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। यानी ये जो लाइट आ रही है, ये आगे जाके कहां तक फैल जा रही है, कहां तक मतलब बिखर जाएगी। उसके तेज किनारों से मुड़ना और प्रकाश का आगे जाके उसकी छाया में फैल जाना, इसी को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, इसी को विवर्तन कहते हैं। मेरे हिसाब से ये विजुअल इफेक्ट दिमाग में कोई चीज तो डाल रहा होगा। विंडो वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में कोई चीज कॉन्सेप्ट डाल रहा होगा, गेट वाला मैंने डाला, ये विजुअल इफेक्ट आपको दिया। ये वो लेजर पेंसिल वाला जो ब्लेड वाला प्रैक्टिकल दिया था, उसमें यही होता है। उसमें जो ब्लेड होते हैं उनके शार्प जो किनारे हैं, वहां से लाइट जाती है और पीछे दीवार पे जब वो लेजर लाइट गिरती है तो गजब का आपको विवर्तन देखने को मिलता है। ये माइनर प्रैक्टिकल है बोर्ड में, ठीक है। तो अब
इस विजुअल इफेक्ट का मैं थ्योरी आपको बताता हूं। इस विजुअल इफेक्ट का जो थ्योरी है इसको मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं उसकी थ्योरी क्लियर करूंगा, पहले मैं इसको भी बाद में बात करूंगा, पहले मैं इस लाइन पे बात करूंगा, सारी बातें बाद में, सारी बातें बाद में, एक एक पॉइंट क्लियर। क्या लिखा मैंने, लाइट आया, द्वारक अपना गेट या विंडो या अवरोधक, गेट या विंडो जो रोकने वाला था लाइट को, वहां से उसके आकार की तरंगदैर्ध्य की कोटि का, इसकी बात मैं भी बाद में करूंगा, रुक जाओ। वेवलेंथ की ऑर्डर का क्या मतलब है, उसके तीक्ष्ण किनारों से लाइट का आना, तीक्ष्ण किनारों से लाइट का आना और उससे मुड़ के पीछे की ज्यामितीय छाया में प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। इधर से लाइट आ रही थी इसी छोटी सी जगह से और ये लाइट इधर जाके फैल गई, इतनी दूर में फैल गई, ये क्या है आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विवर्तन। इसको देखिए जरा गौर से, यहां पे एक छोटा सा हमने होल बना रखा है, ठीक है जी, इधर से इसको बंद करके रखा, वो लेजर लाइट वाला कॉन्सेप्ट यही है। यहां पे हमने अवरोधक है, क्या इधर लाइट जा रही है, नहीं, क्या इधर लाइट जा रही है, नहीं, लेकिन आप इसको फील करो, थोड़ा सा गौर से देखना बच्चे, थोड़ा हल्का दिखेगा लेकिन गौर से देखना, ऐसे मतलब ब्लू और रेड लाइन आपको आगे बढ़ती हुई जा रही है दूर तक, मैंने जो गोला लगाया उसमें थोड़ा फील करने का प्रयास करना। मैं देख पा रहा हूं, देखिए मुझे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ कम दिख रहा है, इधर पास में तो दिख रहा है, थोड़ा दूर कम दिख रहा है, थोड़ा दूर कम दिख रहा है, इधर पास में तो दिख रहा है। यही है आपका लेजर वाला कॉन्सेप्ट है, जो लेजर का कॉन्सेप्ट आपको इधर दिया जा रहा है। तो ये आपका डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, छोटे से तीक्ष्ण किनारे से प्रकाश का आना और उसके बाद में उसकी पीछे की ज्यामितीय छाया में प्रकाश का क्या हो जाना, फैल जाना। इसी फिनोमेनन को, इसी घटना को डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या होगा, विवर्तन कहलाएगा, इसे प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। डेफिनेशन मैंने दे दी, एक डायग्राम और जो यहां पर आप बना सकते हैं समझने के लिए कि यह डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है। अगर मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं तो बच्चा देखिएगा, इधर से लाइट आई, ये हमने एक होल बना रखा था बीच में, ये होल है वो, इधर से लाइट आया और ये लाइट, ये उसका पीछे का जो हिस्सा था, ये जो द्वारक, दूसरा द्वारक है, और इस द्वारक से लाइट जाके ऐसे क्या हो रहा है, फैल रहा है, पीछे के भाग में जाके फैल गया, इसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसे प्रकाश का क्या कहते हैं, आपका विवर्तन कहते हैं। ये प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब आओ इस विवर्तन के रिगार्डिंग कुछ नोट पॉइंट। पहले ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। टाइम पास करने के लिए टाइम पास किया जा सकता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट को फील कराने के लिए, एक कॉन्सेप्ट को फील करने के लिए पूरा डेडिकेशन चाहिए, मेरे एंड से भी और आपके एंड से भी। वो कहते हैं दिल से दिल मिलने पे ही बात बनती है। वन साइड कोई फायदा नहीं है। सिंगल साइड से अगर रेस्पॉन्स आ रहा है, नो सिग्नल आ रहा है आगे से, कोई फायदा नहीं है। समझ रहे बात है। तो जितना डेडिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर उतना डेडिकेशन आपका मेरे एंड से आपको मिल रहा है, आपके एंड से मेरे को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट मिलेगा, चिंगारियां निकलेगी, आग लगेगी कॉन्सेप्ट में। चलो जी, अब बात करते हैं नोट पॉइंट पे। पहला नोट पॉइंट, विवर्तन सभी प्रकार की तरंगों का गुणधर्म है। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का सवाल तैयार कर दिया एक ही नोट से। राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट का जहर सवाल इधर से बनेगा। जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो ऑल वेव के लिए, सभी तरंगों की प्रॉपर्टी है, वो सभी के लिए वैलिड है। सभी प्रकार की तरंगों की प्रॉपर्टी है, सभी वेव के लिए वैलिड है। यह कॉन्सेप्ट आपको अपने दिल दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी जो विवर्तन है वो सभी प्रकार की वेव की प्रॉपर्टी है, सभी प्रकार की वेव के लिए वैलिड है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगला नोट, दूसरा नोट आपका, आने वाली जो वेव है उसका जो वेवलेंथ है वो जितना ज्यादा होगा, आने वाली वेव का जो वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा उसका विवर्तन भी उतना ही ज्यादा होगा। आने वाली जो वेव है, आने वाली जो तरंग है, इसकी तरंग दैर्ध्य जितनी ज्यादा होगी, वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, उसका आपका
डिफ्रैक्शन है, विवर्तन है, वो भी उतना ही ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन बोले तो लाइट का फैलना, लाइट का बिखरना, लाइट का फैल जाना। वेवलेंथ जितनी ज्यादा है उसका डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्या एक सवाल बना दूं, क्या एक सवाल बना दूं इधर से, फिर जब एग्जाम में आ जाए तो कह देना सर ने नहीं करवाया था, मैंने ये सवाल आपको नहीं बताया और सवाल एग्जाम में आ गया। क्या, अगर किसी रूम में एक विंडो से रेड कलर का लाइट प्रवेश करता है, उसकी जगह अगर अपने यहां पे ब्लू कलर, रेड की जगह मैंने ब्लू कलर का लाइट प्रवेश करवा दिया जाए विंडो से, तो डिफ्रैक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, विवर्तन पे क्या फर्क पड़ेगा। रेड की जगह ब्लू कलर एंटर हो रहा है विंडो से, यानी आने वाली जो वेव है वो रेड के बजाय कैसी है, अबे ब्लू कलर की है। तो इससे बढ़िया सवाल एग्जाम में हो नहीं सकता जो हमने अभी अभी तैयार किया है। बताइए, डिफ्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। हाँ जी, वेवलेंथ घट गया सर, VIBGYOR वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, रेड की जगह आपने ब्लू कर दिया, यानी वेवलेंथ घट गया तो डिफ्रैक्शन उसी अनुपात में आएगा। विवर्तन, क्योंकि वेवलेंथ जितनी अधिक होगी डिफ्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा, वेवलेंथ जितनी कम होगी डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन उतना ही कम होगा। ये सवाल बना के देंगे। अब आप ये कॉन्सेप्ट बता दिया और ये सवाल मैंने नहीं बताया और एग्जाम में आ जाता है, तो उसके बाद में बेटा अगर कोई बच्चा किसी भी एजुकेटर को अगर दोष देता है, वो दोष एजुकेटर का नहीं है, बच्चा खुद का होता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को तोड़ फोड़ करके कैसे ही बना सकता है, वो डील आपको करना होता है। अगला नोट पॉइंट आपका क्या है, वैसे कोई खास नहीं है फिर भी देख लीजिए। न्यूटन आया भाई साहब, और बहुत खतरनाक आदमी था यार, बहुत खतरनाक आदमी था। न्यूटन आया, यंग ने और न्यूटन ने विवर्तन का प्रयोग का अध्ययन किया। दोनों लोगों ने, यंग और न्यूटन ने मिलकर प्रयोग, अरे ये हर जगह टपक गया, क्या बताऊं, हर जगह है न्यूटन है, तभी तो मैं आपको न्यूटन बोलता हूं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हर जगह तैयार मिलता है। ठीक है, लेकिन पूर्णतः इसको व्यवस्थित जो अध्ययन है वो बाद में हाइगेन्स ने दिया। हाइगेन ने फुल्ली इसको एक्सप्लेन किया। ये भी कर देते, अरे कम खोपड़ी नहीं था ये न्यूटन, ये भी कर देता, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इतने ही दिन के लिए था, चल बसा, तो फिर बाद में उसका फुल्ली एक्सप्लेनेशन वो है हाइगेन ने किया। तो कोई बात नहीं, अपने को मुझे नहीं लगता कि इधर से कोई इतना खतरनाक सवाल बना सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते, पॉइंट था तो उसको क्लियर कर लेते हैं। एक नोट पॉइंट और आपको इधर दिखेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नोट पॉइंट है, क्या कि डी आकार के द्वारक, बेटा ये द्वारक है, ये देखो ये होल है, मतलब ये वो विंडो है, ये वो गेट है जिससे लाइट एंटर कर रहा है, उस द्वारक को बोल रहे हैं। और उस द्वारक की दूरी कितनी है बच्चा, बताना जरा, स्मॉल डी, यानी स्मॉल डी आकार का कोई आपका द्वारक है ना, उसी से अगर लैम्डा वेवलेंथ का, अगर कोई लाइट प्रकाश का विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, प्रेक्षित होता है, तो उसी द्वारक से प्रेक्षक की न्यूनतम दूरी, देखने वाले की दूरी, देखने वाला कहां पे होगा, देखने वाला यानी ऑब्जर्वर का मिनिमम डिफरेंस, सॉरी डिस्टेंस क्या होगा, वो ऑब्जर्वर का मिनिमम डिस्टेंस। मान लो थोड़ी देर के लिए ये भैया ऑब्जर्वर इधर बैठे हैं, है ना, ये भैया ऑब्जर्वर वाले भैया इधर बैठे हैं, है ना, हाँ ये ऑब्जर्वर वाले भैया इधर बैठे हैं, है कि नहीं है, हाँ ये इसके कुर्ती बटन गर्दन कुछ ज्यादा ही लंबी होगी, है ना, यस हेलो हाय हाय हाय, ठीक है, ये इधर से देख रहा है, ये इधर से देख रहा है, हाँ ये लग रहा बहन जी है, ये इधर से देख रहा है ऑब्जर्वर, तो इसकी डिस्टेंस में इससे निकाल रहा हूं, ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, x। तो ये जो आपका जो द्वारक है, इससे इन बहन जी की जो दूरी आपको नजर आएगी वो दूरी होगी x। तो क्या आपको सर इससे न्यूमेरिकल मिल सकता है, भाई मिल भी सकता है। इसका एक न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी खुद प्रैक्टिस किया हुआ है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा से। अगर किसी बच्चे को याद है तो वो कमेंट में बता सकता है। मैंने बताया ऑब्जर्वर की दूरी पे विवर्तन कैसे इफेक्ट होता है, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपका लैम्डा वाला सवाल उसमें आया था, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा वाला सवाल उसमें आया था। आप याद करिए, x जो उस ऑब्जर्वर की दूरी है वो d²/4 लैम्डा, x बराबर d², d द्वारक का चौड़ाई है, द्वारक की दूरी है,
दोनों के बीच में चौड़ाई आ रही है वो, और आपका d²/4 लैम्डा ऑब्जर्वर से दूरी का जो कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया सवाल इधर से बन सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि बच्चा ये फॉर्मूला दिल दिमाग में उतार ले। जो डी आकार का जो द्वारक है उसे लैम्डा वेवलेंथ का जो विवर्तन हो रहा है, उस विवर्तन को देखने के लिए ये जो बहन जी हैं इनकी जो दूरी है वो दूरी क्या होगी, यानी x क्या होगा, d²/4 लैम्डा, d²/4 लैम्डा, जिसके बारे में अपने यहां पे बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से डाउट क्लियर है बच्चे का इधर से? अरे फोड़ दिया क्या? अच्छा जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या सर इस सवाल का कोई इंपॉर्टेंस है? अरे भाई ये जहर घोलता है दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में, इतना जहर घोलता है फुल्ली कंपैरिजन, इतना खतरनाक कंपैरिजन कि दोनों टॉपिक दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में घुल जाएंगे। क्योंकि कंपैरिजन अगर किसी टॉपिक का कोई बच्चा करता है, उस कंपैरिजन का मतलब है उसका भी निचोड़ आ गया, इसका भी निचोड़ आ गया, और उसी निचोड़ के लिए हमने यहाँ पे कंपेयर किया है। किसको कंपेयर किया है? हमने इंटरफेरेंस यानी आपका व्यतिकरण और डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन का। तो बहुत गजब लेवल पे इसका कंपैरिजन होने वाला है, बहुत तगड़े लेवल पे भैया कॉन्सेप्ट बनने वाला है, बहुत तगड़े लेवल पे अपन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। जरा गौर फरमाइएगा, मेरे पॉइंट को नोट करिएगा, ठीक है? यस सर, जहर घोल दिया सर। सबसे पहला कंपैरिजन नोट करें, ये इंटरफेरेंस है और ये आपका डिफ्रैक्शन है। सबसे पहले पॉइंट पे अगर मैं नोट करूं, व्यतिकरण में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि दो कला संबद्ध स्रोत। अगर किसी बच्चे के दिमाग में यह शब्द आ गया कि ये कला संबद्ध क्या है, मतलब ये कला संबद्ध स्रोत का हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तो बेटा आप कल के क्लास मिस कर रहे हो। इसका मतलब कल के क्लास में मैंने कला संबद्ध स्रोत का मतलब बताया था। यंग के ड्यूल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक लाइट सोर्स लिया, आगे पर्दा लगाया और पर्दे में दो होल बना दिए, तो उस होल से जो लाइट आ रही थी उनका वेवलेंथ सेम था, उनका फ्रीक्वेंसी सेम था, उनका फेज सेम था। तो वो जो दोनों होल से जो लाइट निकल रही है वो दोनों होल एक नया लाइट सोर्स बन जाते हैं, और वो दोनों लाइट सोर्स क्या होते हैं? कला संबद्ध सोर्स होते हैं। यानी कला संबद्ध स्रोत से उत्सर्जित तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। कला संबद्ध सोर्स से अगर कोई तरंगे उत्पन्न होगी तो उससे व्यतिकरण हो जाएगा। याद रखना, दो तरंगे अध्यारोपित होगी तो उनके अध्यारोपण से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। लेकिन 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 डिफ्रैक्शन में क्या दो वेव की बात हमने की? हमने बोला कि दो तरंगे मिलेगी? नहीं, नोट करना, एक ही वेव फ्रंट से, एक ही तरंगागर से कला संबद्ध स्रोत से निकलनी चाहिए, उनके विभिन्न भागों से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिकाओं के अध्यारोपण से। एक ही वेव है, उसके बाद में देखो एक ही वेव है, मैं कहां दिखाऊं आपको? एक ही वेव है, मैं कहां दिखाऊं आपको? ये देखिए, ये देखिए, एक ही वेव है, उसके बाद में कितनी सारी द्वितीय तरंगिकाएं उत्पन्न हो रही है, और ये तरंगिकाएं आगे जाके लाइट को फैला रही है। ये क्या है? डिफ्रैक्शन है। एक ही तरंग के बारे में बात हो रही है जो आगे जाके डिफ्रेंशन क्रिएट कर रही है, यानी विवर्तन उत्पन्न कर रही है। तो मेरे हिसाब से इसमें दो तरंगों जो कला संबद्ध स्रोत से उत्पन्न होगी उनका अध्यारोपण होगा, और उसमें एक ही तरंग से जो अलग अलग भाग है उनसे आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट उत्पन्न होगा, और वह तरंगे अध्यारोपण से डिफ्रैक्शन क्रिएट करेगी, यानी विवर्तन उत्पन्न करेगी। बहुत बढ़िया सवाल है। प्रैक्टिस क्लास आएगा बेटा आपका, प्रैक्टिस क्लास में प्लान कर रहा हूं मंडे से, शायद मंडे से हो पाएगा। 2 दिन से मैं थोड़ा बिजी था, कल भी मैंने आपको बताया था, तो प्रैक्टिस क्लास आपका शायद मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? मैं आपको अपडेट दे दूंगा, आप टेंशन ना लें। प्रैक्टिस क्लास को लेकर अगर आपको टेंशन है तो आप उसको फ्री करिए, मैं कराऊंगा, ठीक है? हाँ, आगे देखिए, दूसरा कंपेरिजन आपका क्या है? इस कंपेरिजन पे थोड़ा सा बात कर लें, और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस कंपैरिजन को अगर अपन बात करते हैं तो। सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान है। अरे कल हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ा था, प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ा था। उस प्रकाश के व्यतिकरण में जो फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला आया था, फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला आया था, वह फॉर्मूला क्या था? बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। और मैंने कहा था बच्चे इससे बहुत तगड़े तगड़े सवाल बनते हैं।
बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। बीटा फ्रिंज की चौड़ाई है, लेमडा उसका लाइट का वेवलेंथ है, कैपिटल डी स्क्रीन यानी पर्दे की दूरी है, और स्मॉल डी जो आपका स्लिट था, तो जो झिर्री थी उनके बीच की दूरी है, स्मॉल डी, जो आपको याद में रखना है। ये आपका सवाल बनता है। और सभी जितनी भी तरंगाग्र होती है उन सबकी वेव फ्रंट जो फ्रिंजे हैं, उन सभी की वेव जो फ्रंट है तरंगाग्र है, उनकी फ्रिंज चौड़ाई फ्रिंज विड्थ है बराबर होगी सभी की। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी द्वितीय फ्रिंजे समान चौड़ाई की होती है, परंतु जो सेंट्रल फ्रिंज है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, उसकी चौड़ाई 2 गुना होती है। जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगी उनकी सबकी फ्रिंज चौड़ाई सेम होगी, लेकिन जो सेंट्रल है, जो केंद्रीय है, वो 2 गुना होती है। इसका मतलब बीटा नोट बराबर 2 बीटा, और वो होगी बेटा 2 इंटू लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। सेंट्रल वाली 2 टाइम्स होती है, बाकी जो साइड में, जैसे ये सेंटर वाली है ये बड़ी होगी इतनी, अब बाकी है वो छोटी छोटी बनेगी। बीटा लेमडा उसी अनुपात में आएगी, बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी, लेकिन सेंट्रल 2 टाइम्स आएगी, 2 बीटा आएगी, यानी 2 लेमडा कैपिटल डी बटा स्मॉल डी। ये कंपेरिजन करके दे रहा हूं मैं, कंपैरिजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि कंपैरिजन कर लोगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या था और इसमें क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपैरिजन इसका, ठीक है। यस सर, शाबाश। आगे चलो बेटा, दूसरा कंपैरिजन क्लियर है। तीसरा कंपैरिजन, दूसरा हो गया, तीसरा कंपैरिजन क्या है? यहां पे जितनी भी जो इसमें 2 प्रकार की वेव बनती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ब्राइट, संपोषी व्यतिकरण में चमकीली फ्रिंजे, कल की क्लास की बात कर रहा हूं। और जहां पे आपका अपन बात करें विनाशी व्यतिकरण के, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण, वहां पे डार्क फ्रिंज बनती है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जितनी भी लाइट फ्रिंज है उनकी फ्रिंज चौड़ाई समान है, जितनी डार्क फ्रिंज है उनकी फ्रिंज चौड़ाई समान है। दूसरी जो ब्राइट फ्रिंज है, जितनी भी ब्राइट फ्रिंज बन रही है उन सबकी इंटेंसिटी, उन सबकी इंटेंसिटी सेम है, उन सबकी तीव्रता क्या है, समान है। ठीक है, यस सर। हाँ, 1:30 बजे वाली क्लास, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल टेंशन ना लो आप। मैं पिछले 5-6 दिन से थोड़ा, 1 तारीख से मैंने आपको बताया, 1 तारीख को इलेक्शन हो गया, फिर 2-3 को फिर उस काम में बिजी हो गए, कल बर्थडे का प्रोग्राम था मैंने बताया आपको, तो मैं तुरंत ऑफिस से चला गया था आपकी क्लास लेके इधर से, ठीक है। बाकी प्लस की क्लास भी 3 बजे घर से ही लिया था। तो अभी क्योंकि आज आपका कल सैटरडे हो जाएगा, पर संडे तो मैं चाहता हूँ कि मंडे से उसको कंटिन्यू कर दें, तो आप टेंशन ना लो, घबराओ नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी सबकी सेम होती है, लेकिन 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 अगर आपका डिफ्रैक्शन है तो जो सेंटर है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमा होती है, और उसके बाद में बाकी सेंटर से दूर जाने पे इंटेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। सेंटर पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद में दूरी बढ़ने के साथ साथ में वो घटती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, घटती जाती है। दूरी बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा वैसे वैसे डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा, केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ में। ये बात आपको नोट करनी चाहिए, समझनी चाहिए, फील करना चाहिए। तो मेरा मुद्दा एक ही है कि उच्चिष्ट जो है उसके बाद में जो सेंट्रल फ्रिंज है वो सबसे ज्यादा ब्राइट होगी। इनमें सब सेम है, सब सेम है। इसमें तो सेंट्रल जो फ्रिंज है उसका फ्रिंज विड्थ भी दुगुना है, इंटेंसिटी भी सबसे ज्यादा होती है, और फिर सेंटर से दूरी बढ़ने के साथ साथ लगातार इंटेंसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज करती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, ये आपका कंपैरिजन हो गया तीसरा। चौथा कंपैरिजन देखिए क्या है, सभी अद्वितीय फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है। अब क्या ही बोलूं, अद्वितीय बोले तो डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज के बारे में तो क्या ही बोलना। अगर डार्क फ्रिंज के बारे में अपन बात करें तो वो तो डार्क है, उसमें इंटेंसिटी क्या है, तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। यानी जो काली फ्रिंज है, मैंने कहा ना ब्राइट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस संपोषी व्यतिकरण, डार्क डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण। तो ये चमकीली फ्रिंज है और ये काली फ्रिंज है, काले की तीव्रता होगी नहीं। उसके बाद में आता है निम्निष्टों की तीव्रता। निम्निष्टों की तीव्रता क्या होती है, शून्य नहीं होती है। एक उच्चिष्ट होता है, मैक्सिमा होता है, लेकिन उसके बाद में जो मिनिमा है, ये नहीं कि मिनिमा है सेंटर से दूरी बढ़ने पे तीव्रता घटती है, घटती है, 0 नहीं होती है। इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, घटती है, लेकिन 0 नहीं होती है। ये बात आपको समझनी चाहिए। इसमें जो आपकी डार्क फ्रिंजें हैं, जो डार्क फ्रिंजें हैं, इंटेंसिटी ऑफ ऑल मिनिमम वेव,
जो है वो 0 हो सकती है अधिक फ्रिंजें, लेकिन इसमें 0 नहीं होती है। ये मत सोचना कि जो मिनिमा है वो भी इधर 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, चौथा पॉइंट देखिए जरा, बहुत गौर से देखना, चौथा पॉइंट देखना बहुत गौर से। सभी अधिक फ्रिंजों की तीव्रता शून्य होती है, इसका शून्य नहीं हो सकती। पांचवा पॉइंट देखिए, एन वे उच्चिष्ट के लिए पतांतर एन लेमडा, उच्चिष्ट के लिए एन लेमडा, और इसमें उच्चिष्ट के लिए डेल बराबर 2n+1 लेमडा बाई 2। देखना बहुत तगड़ा कंफ्यूजन, बहुत तगड़ा कंफ्यूजन है। दोनों ही मैक्सिमा, इसका पाथ डिफरेंस है, ये पाथ डिफरेंस है, ये एन लेमडा है, ये 2n+1 लेमडा बाई 2 है। ये आपका विवर्तन है और ये आपका व्यतिकरण है, ये इंटरफेरेंस और वो डिफ्रैक्शन। कंपैरिजन में देखना, मैं तुरंत आपको आगे लेके जाऊंगा पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 देखिए, अब आप ही कंपेयर कर लो। ये एनवा निम्निष्ठ है, ये आपका मिनिमा है, और उसका पाथ डिफरेंस 2n-1 लेमडा है। ये n लेमडा है, ये 2n-1 लेमडा है, और ये आपका अगर अपन बात करें मैक्सिमा की तो 2n+1 लेमडा बाई 2, और ये देखिए अगर अपन निम्निष्ठ की बात करेंगे तो डेल बराबर n लेमडा होगा। और यहाँ पे इतनी ज्यादा खिचड़ी बनती है, इतनी ज्यादा खिचड़ी बनती है कि 99% बच्चे इसको गलत कर देते हैं, और आप ही के सामने आप भी देख लो। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को इस लेवल पे क्लियर कर लेना है, इस लेवल पे तैयार कर लेना है कि आपका इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप यहां पे इसका जो पाथ डिफरेंस है मैक्सिमा के लिए एन लेमडा, इसका मैक्सिमा के लिए 2n+1 लेमडा बाई 2, इसका मिनिमा के लिए 2n-1 लेमडा, और इसका मिनिमा के लिए डेल बराबर n लेमडा। ये बहुत ही तगड़ा सवाल आपका इधर से बनता है जो आपको क्लियर करना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट इधर नहीं बचा होगा, मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट इधर नहीं बचा होगा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे का कोई डाउट इधर नहीं बचा होगा। लाइक में दबा की कंजूसी है, शाबाश। ओके चलो जी, बहुत बढ़िया। कल इसको अपन एंड गेम कर देंगे, रे ऑप्टिक्स का कल एंड गेम हो जाएगा, यानी रे ऑप्टिक्स को कल फिनिश कर देंगे, रे ऑप्टिक्स को कल फिनिश कर देंगे, रे ऑप्टिक्स का कल एंड गेम हो जाएगा। सॉरी, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स तो ऑलरेडी हो चुका है, कल वेव ऑप्टिक्स को फिनिश कर देंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, मेरे बाद में मैथ्स वाले सर का प्रैक्टिस सेशन है, फिर बता रहा हूं। स्टार्ट सब करते हैं लेकिन एंड वही करता है जिसको अपने कैरियर का सिकंदर बनना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, अचार डाल लेना, किसी काम का नहीं है जब तक प्रैक्टिस नहीं करते। एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन दिया था, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन, ये वाला, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है। देखता हूं मैं इस होमवर्क क्वेश्चन में कितने बच्चे सॉल्व करते हैं, इस होमवर्क क्वेश्चन में कितने बच्चे सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा। मैं कहता हूं 10% बच्चे भी आंसर नहीं करते क्लास के, क्योंकि बाकी को क्या है, वही है ना, सर प्रैक्टिस कराओगे, हाँ बेटा करवा देंगे, सर ने करवा दिया प्रैक्टिस। अब सर ने भी प्रैक्टिस सर ने ही करवाया है, यानी सर ने ही किया है, आपने तो कुछ नहीं किया। एक सवाल होमवर्क के लिए देते हैं, वो भी पूरा नहीं करते हो ढंग से। सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट में करना क्लास सेव होने के बाद में। थैंक यू सो मच। क्लास को एक बार लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया तो, बाकी कमेंट सेक्शन में इस सवाल का आंसर जरूर कमेंट करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।